नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट फ्रूट, है ना, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर चलते हैं। कि यानी जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, एक तरफ जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से जो है भ्रूणपोष का विकास प्रारंभ होता है। जो ओवरी, जो अंडाशय है, वो फल में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है, और जो ओव्यूल, जो बीजांड है, वो बीज में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। तो चारों इवेंट मैंने आपको बताए थे जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं। तो हमने 3 इवेंट की बात कर ली, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा दिया, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट और टाइप को स्टडी कर लिया, एंड देन हमने यहाँ पर आज ओव्यूल से सीड के फॉर्मेशन को या डेवलपमेंट को भी स्टडी कर लिया। अब बचता क्या है? अब बचता है आपका जो फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक टेक्निकल टर्म ध्यान में रखेंगे, और वो टेक्निकल टर्म है कार्प। अगर कार्प शब्द कहीं पर भी आ जाता है, इट मीन्स आपको ध्यान में रखना है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ाई हुई है ना, 11th के अंदर। तो आप ये सारी टर्म्स हैं, ये सारे मीनिंग्स है बायोलॉजी के, आपको याद होने चाहिए ये सारे चीजें, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आते हैं, तो जहां जहां ये वर्ड आए आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे ही कार्प वर्ड आया तुरंत पता लग जाना चाहिए कि हाँ, यहां पर फ्रूट से रिलेटेड कोई ना कोई बात होने वाली है ना। तो ध्यान में रखें। अब देखिए फल के विकास की बात करें तो फल का विकास जो है वो अपने को पता है, जनरल एक कॉमन सी बात करें तो निषेचन के पश्चात, ना, निषेचन के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा जो आपकी ओवरी है ना, अंडाशय, इस अंडाशय से किसका डेवलपमेंट होता है? जनरली फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, यानी फल का विकास होता है। और जो ओवरी वॉल है, जो अंडाशय की भित्ति है ना, ओवरी वॉल यानी अंडाशय की जो भित्ति है, इस अंडाशय की भित्ति से किसका? फल की भित्ति का विकास होता है। यानी आप कह सकते हैं फल भित्ति जो है वो किससे डेवलप होती है? अंडाशय की भित्ति से डेवलप होती है। फल भित्ति को हम कहते हैं यहां पर पेरिकार्प। अब देखो शब्द आया पेरिकार्प। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। हमने लास्ट अभी जस्ट बात की है कौन सी? पेरिस्पर्म की, याद है ना, परिभ्रूणपोष। तो परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो यहां पर देखें पेरिकार्प, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, पेरी का मतलब चारों, यानी फ्रूट के चारों ओर जो वॉल उपस्थित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। समझ में आई बात? अब चलिए अपन इनके जो कुछ जो 3-4 टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। कि पहले हम यहां पर बात करेंगे सत्य फल की। किसकी बात करेंगे? सत्य फल, या हम इसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। सत्य फल या ट्रू फ्रूट से क्या अभिप्राय है? कि जब फल का विकास किससे हो? जब फल का विकास अंडाशय से हो, अंडाशय से हो, तो ऐसे जो फल हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? सत्य फल कहेंगे। अब ये क्या बात हुई? सत्य फल असत्य फल क्या है ये? तो देखिए दूसरा आप समझिए, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, झूठा फल, आभासी फल, स्यूडोकार्प, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये सारे के सारे इसी के नाम है। असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। अब इसे झूठा क्यों कहा? क्योंकि सामान्यतः हमने क्या कहा? सच्चा कौन है? सत्य कौन है? जिस फल का विकास अंडाशय से हुआ है वह सत्य फल है। और अंडाशय के अतिरिक्त भाग, जैसे कौन कौन से भाग? जैसे हो गया आपका बाह्य दलपुंज हो गया, जैसे दलपुंज हो गया, जैसे पुंमंग हो गया,
पुमंग के स्थान पर आप पुष्पासन कहें वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुष्पासन हो गया, क्योंकि पुमंग तो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो पुमंग नहीं लिखे आप, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन। अगर इन भागों से फल का विकास होता है, अगर इनसे फ्रूट डेवलप होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप ध्यान में रखें। जैसे मैं बात करूं यहां पर एप्पल हो गया, सेब जिसे आप कहते हैं, है ना, काजू हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका असत्य फल है। तो ये सारे आपके असत्य फल कौन से होंगे, अंडाशय के अतिरिक्त भाग से अगर फल का विकास होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, यहां पर असत्य फल कहेंगे। ये थी बात। यहां पर तो आपने अंडाशय से फल के विकास के आधार पर फलों को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया, एक सत्य फल और दूसरा असत्य फल। इसी प्रकार से निषेचन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि फलों को क्लासिफाइड या फलों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को। तो देखें यहाँ पर हम बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, अब फिर वर्ड आ गया है आपका कार्प, कार्प का मतलब फ्रूट, और पार्थेनो वर्ड कहीं पर भी आ जाए, ये जो पार्थेनो शब्द है, ये पार्थेनो शब्द कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब आप समझ लें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट भी आप कह सकते हैं। यानी निषेचन या युग्मक संलयन के अनुपस्थिति में, है ना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जो है ध्यान में रख सकते हैं कि जब निषेचन की अनुपस्थिति में, जब निषेचन की अनुपस्थिति में फल का विकास होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। और इनसे डेवलप होने वाले जो फ्रूट हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा विकसित होने वाले जो फल हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्प। क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे पार्थेनोकार्प, है ना। और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अनिषेक फल। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, अनिषेक फलन। तो सिंपल सी प्रोसेस है भाई कि जब निषेचन की अनुपस्थिति में फल का विकास हो तो वह प्रक्रिया क्या है, अनेक फलन, अनिषेक फलन। और ऐसे फलों को आप क्या कहेंगे, अनिषेक फल। इसी से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी और है, क्या, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, इससे क्या अभिप्राय है। पार्थेनोकार्पी तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, प्रेरित करना। तो यानी जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन का छिड़काव, ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो उससे उस पुष्प में बिना निषेचन के फल का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यानी आप फल के विकास को, फल के विकास का प्रेरण कर रहे हैं, उसे आप प्रेरित कर रहे हैं। और कैसे प्रेरित कर रहे हैं, तो निषेचन के अनुपस्थिति में। जब निषेचन के अनुपस्थिति में आप पुष्प के वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन का छिड़काव करके और पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन की प्रक्रिया को जो प्रेरित करते हैं तो इसे आप क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और पार्थेनोकार्पी या इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ऐसे जो फ्रूट बनते हैं उनके अंदर सीड एब्सेंट होते हैं, बीज अनुपस्थित होते हैं। तो एक नॉर्मल पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल में आप ध्यान रखें कौन कौन से, जैसे अंगूर हो गया, जैसे केला हो गया, इनके अंदर आपको बीज नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर कभी आपको बीज
नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की बात करें तो सामान्यतः उन फलों के अंदर बीज होते हैं, लेकिन जब इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी से हम फ्रूट डेवलप करवाते हैं तो उनके अंदर सीड एब्सेंट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो आपके ध्यान में रखें, जैसे पपीता हो गया। तो आजकल जो मार्केट के अंदर पपीता आ रहे हैं उनके अंदर बीज बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। इट मीन्स उनको किससे डेवलप करवाया जा रहा है? उनको इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस से डेवलप करवाया जा रहा है। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, जिसमें आपको ये 3-4 पॉइंट, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल, है ना, अनिषेक फलन, अनिषेक फल, और ये है आपका प्रेरित अनिषेक फलन। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी को क्या कहेंगे? प्रेरित अनिषेक फलन। और प्रेरित क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ऑक्सिन और जिबरेलिन के छिड़काव से अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। अब देखें, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भ्रूण पोष के बारे में, यानी एंडोस्पर्म के बारे में, और हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टडी कर लिया था, यानी भ्रूण का जो विकास है उसकी भी हमने बात कर ली थी। ठीक है ना, अच्छे से कवर हो गया होगा आपका। उसके बाद में देखो, मैंने वहां पर आपको 4 इवेंट बताए थे, 4 घटनाएं बताई थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, कि निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कितनी? 4। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो भ्रूण पोष का विकास हमने पढ़ लिया, भ्रूण का विकास हमने पढ़ लिया, उसके बाद में आ जाता है फल और बीज का विकास। तो हम यहां उनमें से ये जो दोनों टॉपिक है आपके, फल का विकास और बीज का विकास, आज इस लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं पहले डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का विकास। तो देखें, अगर हम बात करें यहां पर बीज के विकास की, किसकी बात कर रहे हैं? बीज के विकास की। तो बीज का विकास आपको पता है निषेचन के बाद होता है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है किससे? ओव्यूल से, यानी बीजांड से ही बीज विकसित होता है। बीजांड से बीज का विकास होता है निषेचन के बाद। तो इतनी सी बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है यहां पर, कि निषेचन के बाद ही बीजांड से बीज का विकास होता है। अब जनरली यहां पर थ्योरी और एक छोटी टेबल है, लेकिन आप इसको टेक्निकली समझें। मैंने यहां पर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बनाया है ना, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि आपको यह पता होना चाहिए कि बीजांड की कौन कौन सी संरचनाएं बीज की कौन कौन सी संरचना में परिवर्तित होती है। तो हम यहां से एक एक संरचना को स्टडी करेंगे और बीज की कौन सी संरचना में परिवर्तित हुआ है उसकी बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर, तो यह आ जाता है आपका फ्यूनिकल, जिसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या है ये? बीजांड व्रंत। बीजांड प्लेसेंटा से जिस व्रंत के माध्यम से अटैच रहता है उसे आप क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। और ये जो बीजांड व्रंत है ये निषेचन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया बीज व्रंत में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं यहां पर आपको पूरे ओव्यूल के डायग्राम में सारी संरचनाओं के जो चेंजेस है वो इसी डायग्राम में बता रहा हूं, फिर हम डायरेक्टली किसकी बात कर लेंगे? टेबल की, ताकि ये चीज समझ में आ जाएगी तो वो चीज इजी वे में आप खुद ही कर लोगे। ठीक है ना। तो देखें, बीजांड व्रंत जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया भैया? बीज व्रंत में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद में देखें, आपको पता बीजांड व्रंत के अंदर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम राफे कहते हैं। कहते हैं ना, ये जो राफे है इसका क्या फ्यूचर है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा अपहासित, रिड्यूस, यानी सामान्यतः ये नष्ट हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद में आ जाता है हाइलम, जिसे आप कहते हैं नाभिका। क्योंकि नाभिका की फॉर्म में, क्योंकि ये तो एक अटैचमेंट वाली साइट है तो इसका कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर हम बीज में देखें तो ये एक गहरे चिन्ह के रूप में, किस रूप में मिलेगी आपको? गहरे चिन्ह के रूप में मिलेगी। चैलेजा जो है आपका निभाग, ये तो कोई एक पोलर एंड या किसी ध्रुवीय भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो एक साइट है, कोई पार्ट नहीं है, केवल एक साइट है। अब देखें कि बीजांड का ये वाला जो मेन पोर्शन होता है जिसको आप बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय।
किसका बना हुआ होता है बीजांडकाय? मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है, और मृदुतकी कोशिकाओं में भोजन का संग्रह होता है। पता है आपको भोजन का क्या होता है? संग्रह होता है स्टार्च के रूप में। तो यानी जहां भोजन की आवश्यकता होगी वहां बीजांडकाय का क्या कर लिया जाएगा? उपभोग कर लिया जाएगा। तो जब भ्रूण का विकास एंडोस्पर्म में चलता है, तो आपको याद हो तो मैंने बताया था कोशिकीय भ्रूणपोष, और कोशिकीय भ्रूणपोष में जो चूषकांग होते हैं वो बाहर से भोज्य पदार्थों को क्या कर लेंगे? अवशोषित। तो जब बाहर से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करेंगे तो न्यूक्लियस या बीजांडकाय का पूरा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर कभी कभी ये भ्रूणपोष के चारों ओर एक परत के रूप में उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद बीजांडकाय का क्या फ्यूचर है? या तो ये हो जाएगा अपहासित, रिड्यूस, और या फिर ये एक परिभ्रूणपोष के रूप में। किस रूप में? परिभ्रूणपोष, जिसे पेरिस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है, उस रूप में रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखें आउटर इंटेगुमेंट की बात करें तो आउटर इंटेगुमेंट जो सबसे आउटर मोस्ट जो इसका अध्यावरण है, जिसको अपन बाह्य अध्यावरण कहते हैं, ये बाह्य अध्यावरण सूख कर कठोर हो जाता है, और ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है टेस्टा का। किसका निर्माण करेगा? टेस्टा का। और इनर इंटेगुमेंट यानी जो अंत अध्यावरण है वो भी सूख कर कठोर हो जाता है, जो किसका निर्माण करेगा? टेगमेन का। यानी क्रमशः बाह्य अध्यावरण से टेस्टा का निर्माण, अंत अध्यावरण से टैगमेन का निर्माण। और टेस्टा और टेगमेन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये रहा आपका टेस्टा प्लस टैगमेन, दोनों मिलकर बीज कवच बनाते हैं। भाई किसका निर्माण करते हैं बेटा? बीज कवच का निर्माण कर लेते हैं यहां पर। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर सीड कोट या बीज कवच पूछ ले कि कौन कौन से भाग बीज कवच के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों उत्तरदायी होते हैं। अब बात करें यहां पर देखें कि बीजांड का वो भाग जहां अध्यावरण नहीं होता है, तो कौन सा भाग? बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। और ये जो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल है इसका क्या फ्यूचर है? तो बीजांड द्वार जो है वो सामान्यतः एक छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुरण के दौरान बाहर से जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी कौन? यह आपका जो बीजांड द्वार का जो छिद्र होता है वही। उसके बाद में देखें जो एम्ब्रियो से कि आपका जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश निषेचन के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। एवं भ्रूण कोश की विभिन्न संरचनाएं, जैसे हम बात करें यहां पर, ये रही आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। तो जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इसका क्या फ्यूचर है? ये हो जाती हैं अपहासित, इनका कोई काम नहीं। बीच में आपको पता है ये रहा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक, और द्वितीय केंद्रक जो है वो त्रिक संलयन में भाग लेकर आपके त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। बची क्या? बचा आपका अंड उपकरण, और अंड उपकरण में दो सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका। तो आपको यह भी पता है कि जो अंड कोशिका है आपकी एग सेल, ये जो आपकी एग सेल है ये किसका निर्माण करेगी? ये युग्मनज का निर्माण, जाइगोट का निर्माण करेगी निषेचन के बाद में। और ये जो आपकी सहायक कोशिकाएं हैं, सिनर्जिड्स हैं, है ना, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, ये क्या हो जाएंगी? ये तो पराग नलिका के आते ही अपहासित होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये पूरे बीजांड के जो स्ट्रक्चर, बीज के जिस स्ट्रक्चर में परिवर्तित हुए उनको मैंने यहां पर डायग्रामेटिक बता दिया। अब मैं इस टेबल को एक जरा सा रीड आउट कर रहा हूं, आपको सारी चीजें मैंने पहले से बता दी कि देखें बीजांड का फ्यूनिकल यानी बीजांड व्रंत किस में बदल गया? स्टॉक यानी बीज व्रंत में परिवर्तित हो गया। राफे जो था वो रिड्यूस हो गया, अपहासित हो गया। जो हाइलम था वो एक गहरे चिन्ह के रूप में उपस्थित होता है। जो आपका बीजांडकाय है या तो वो अपहासित हो जाता है या फिर वो परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म के रूप में रहता है। उसके बाद में आउटर इंटेगुमेंट जो बाह्य अध्यावरण है वो टेस्टा का निर्माण करता है, इनर इंटेगुमेंट टैगमेन का निर्माण करता है। टेस्टा और टैगमेन दोनों मिलकर बीज कवच या सीड कोट का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद में देखें जो माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार,
एक छोटे से छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म यानी जो भ्रूणपोष है, या तो भ्रूणपोष यूटिलाइज कर लिया जाएगा या फिर वो उपस्थित होगा किसके अंदर, जो आपके कोटिलिडन है, जो बीज पत्र है उसके अंदर उपस्थित होगा। तो जो भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम अभी बीज को क्लासिफाइड करने वाले हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, यानी भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी जिन्हें अपन कहेंगे, ठीक है ना। तो वो अपन आगे बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखो एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होंगी, रिड्यूस, अफासिस। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है, ये टेबल एक फॉर्मेलिटी सी रह गई है। बस आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि बीजांड की कौन सी संरचना बीज की कौन सी संरचना में परिवर्तित हुई है। सेकेंडरी सेल ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर लेगी। जो अंड कोशिका है उससे युग्मनज का निर्माण होने वाला निषेचन के बाद। जो सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, अपहसित हो जाएंगी। तो ये थी बात डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में। अब देखें नेक्स्ट कि कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके एज इट इज बुक में दिए हुए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पर बताए हैं। आप बुक से भी इनको रीड कर सकते हैं इजी वे में, लेकिन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आपका पेरिस्पर्म, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं हम, परिभ्रूणपोष, ठीक है ना। और परिभ्रूणपोष का मतलब क्या है, देखो परि का मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड, और भ्रूणपोष आपको अच्छी तरीके से पता है। तो सामान्य बीज के अंदर जो बीजांड काय है उसे क्या कर लिया जाता है, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान उपयोग में ले लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जब सीड का डेवलपमेंट होता है तो पूरा का पूरा बीजांड काय रिड्यूस हो गया, अपहसित हो गया। लेकिन कुछ बीजों में जो बीजांड काय है वो एक थिक लेयर की फॉर्म में, एक परत की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है, जो भ्रूणपोष है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो, ठीक है ना। दूसरा जाता है आपका एरिल, है ना, हिंदी में भी हम इसे एरिल ही कहते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एरिल होता क्या है, तो एरिल में सिंपली आपको बताऊं, आपने लीची खाई है कभी, लीची के ऊपर क्या होता है, छिलका। जैसे ही आप छिलका हटाते हो उसके बाद उस पोर्शन को आप खा लेते हो और उसमें से सेंटर में से एक बहुत बड़ा क्या निकलता है, सीड निकलता है। यानी बीज और जो उसका छिलका है उसके बीच में जो फ्लैशी भाग, जो मांसल भाग होता है खाने वाला, उसी को आप क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका थिक फ्लैशी कवरिंग अराउंड द ओव्यूल, अराउंड द सीड आप कह सकते हैं। बीज के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर खाने योग्य मांसल मोटा जो भाग होता है, मोटी जो कवरिंग होती है, उसे आप एरिल कहते हैं। और ध्यान में रखें, एरिल एक प्रकार का एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट का मतलब खाने योग्य भाग। देखो पेरिस्पर्म, कैरंकल, ओपरकुलम ये खाने योग्य भाग नहीं है, लेकिन एरिल जो है वो आपका खाने योग्य भाग है। एग्जाम्पल अभी मैंने बताई दिया आपको, लीची। तीसरा जाता है कैरंकल। तो कैरंकल और ओपरकुलम के बारे में सीधी सीधी आपको एक लाइन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कुछ पादपों के अंदर बीज के ऊपर एक वाइटिश, एक सफेद रंग की संरचना उपस्थित होती है, और उसी संरचना को आप क्या कहते हैं, कैरंकल कहते हैं। कैरंकल किस में पाया जाता है, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में। किस में मिलेगा आपको, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कैस्टर सीड। कैस्टर सीड का मतलब अरंड के बीज। इंग्लिश से घबरा तो नहीं रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो डाउट सेशन के अंदर आप मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है ना, मैं बता दूंगा। वैसे आपको यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को मैं हिंदी में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें कि कैरंकल के बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका ओपरकुलम। इसे हिंदी में भी अपन क्या कहते हैं, ओपरकुलम ही कहते हैं। ये मैंने लिख दिया हिंदी में ओपरकुलम। और ओपरकुलम के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कैरंकल था एक वो वाइटिश स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से ओपरकुलम जो है वो एक प्लग नुमा स्ट्रक्चर होता है।
कैसा होता है, प्लगनुमा। और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वारीय सिरे की ओर। तो किसी बीज में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर कौन से प्लांट में होगा, मोनोकोट प्लांट यानी एक बीजपत्री पादपों में एक प्लग के समान संरचना जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ओपर्कुलम। एग्जाम्पल मोनोकोट प्लांट या एक बीजपत्री पादप। तो ये तो थी बात कुछ टर्मिनोलॉजी की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन या फिर बीज के प्रकार। तो देखें टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार। और बीज के वैसे तो बहुत सारे प्रकार, आप अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट यानी बीज पत्र के आधार पर भी आप बता सकते हैं कि अगर एक बीज पत्र है तो उन्हें एक बीज पत्री या मोनोकोट प्लांट कहते हैं, मोनोकोट सीड्स कहेंगे। और अगर दो बीज पत्र है तो उनको हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री बीज कहेंगे। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के। देखें पहले को हमने, या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसी को हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस, या फिर आप इसे सिंपली हिंदी में कह सकते हैं अभ्रूणपोषी बीज, या इसे एनसीईआरटी के अंदर गैर एल्बुमिनस बीज भी कहा गया है। तो ध्यान में रखें, अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस सीड, ऐसे बीज जिनके अंदर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का संपूर्ण उपयोग भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत कर लिया जाता है। यानी बीज में भ्रूणपोष यूटिलाइज कर लिया गया। अगर भ्रूणपोष यूटिलाइज कर लिया गया है तो क्या भ्रूणपोष उपस्थित होगा, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं, तो सीधा आप बता सकते हो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। किसमें, तो डाइकोट सीड है ना, जो द्विबीजपत्री बीज हैं आपके, उनके अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को जनरली नहीं मिलता है, इसलिए उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल, पी हो गया, पीनट यानी मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक के। अगर बात करें एंडोस्पर्मिक की या एल्बुमिनस की, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, भ्रूणपोषी बीज। क्या कहेंगे इन्हें, भ्रूणपोषी बीज। और भ्रूणपोषी बीज का मतलब ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के बाद भी उनमें भ्रूणपोष रह जाता है या उपस्थित होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस या भ्रूणपोषी बीज, है ना। तो देखिए एंडोस्पर्म फाउंड आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय विकास के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल मोनोकोट सीड यानी एक बीजपत्री, यहां पर द्विबीजपत्री थे तो यहां पर एक बीजपत्री, जैसे मक्का, गेहूं, चावल आदि एग्जाम्पल आप बता सकते हो। अब देखिए यहां पर कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के मैंने कुछ एक्सेप्शन, जनरली आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं। कौन कौन से, नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या आते हैं, डाइकोट, क्या आते हैं, डाइकोट, लेकिन कुछ मोनोकोट भी इसके अंदर आ जाते हैं, यानी एक बीजपत्री बीज हैं लेकिन उनके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। कौन कौन से, जैसे ऑर्किड का पादप हो गया, ऑर्किड, मनी प्लांट हो गया आपका, है ना, जिसको पोथोस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कौन सा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। जबकि अगर हम बात करें कि इसके एक्सेप्शन एंडोस्पर्मिक के, तो एंडोस्पर्मिक में जनरली कौन आता है, मोनोकोट, लेकिन कुछ डाइकोट भी एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं कैस्टर, पपैया और कॉटन। कैस्टर का मतलब अरंडी, पपैया का मतलब पपीता और कॉटन का मतलब क्या हो गया, कपास हो गया। तो इन सब के अंदर ये जो द्विबीजपत्री हैं, ये द्विबीजपत्री होने के बावजूद भी इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है।